Good morning everyone. Welcome back to the video series of विवेकानंद पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस के जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 के पार्ट 3 पर आ गए हैं। आपको याद होगा, आपने पिछले पार्ट्स को ज़रूर देखा होगा। उसमें आपने देखा कि हमने चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस को स्टडी किया। इंडिया में या इंटरनेशनली रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है, इसके बारे में डिस्कस किया। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेस के बारे में, उसके यूटिलाइजेशन के बारे में, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। As much as possible we will try to cover today in this part 3. So let's start without further delay. Land resources जो है वो नाम से ही समझ आता है। लैंड हमारे पास लिमिटेड है, यानी हमारे ग्लोब का साइज, हमारी पृथ्वी का जो साइज है, आकार है, वो लिमिटेड है। इसमें बहुत सारा एरिया आइस कवर्ड है, तो वो यूज़फुल नहीं है पर्टिकुलर उन पर्पसेस के लिए जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जिनको हम पोलर एरियाज़ कहते हैं, जैसे साउथ और नॉर्थ पोल। उनका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे लिए कोई प्रैक्टिकली किसी यूज़ का नहीं है। उसके बाद जो हिस्सा हमारे लिए लिवेबल है, जहाँ हम रहते हैं, उसी हिस्से को हम जनरली लैंड रिसोर्सेस में काउंट करते हैं। वैसे तो पोलर एरियाज भी किसी तरह से हम उसको कर सकते हैं, मगर टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से अभी हम उसका कोई ख़ास यूटिलाइज उसे नहीं कर पाए हैं। लैंड रिसोर्सेस की बात करें, बुक कहती है कि वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। हम लैंड को यूज़ करते हैं और उसका डिफरेंट यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस को अचीव करने के लिए। इसमें नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। मगर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी इसका साइज या इसकी यूटिलिटी लिमिटेड है, यानी फाइनाइट है। ये इनफाइनाइट नहीं है कि इसका यूज़ करते रहें और हम जितना चाहे उसे अपने नीड और ग्रीड के लिए यूज़ करें। ये लिमिटेड है, इसलिए बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही वाइसली हमें इसके रिसोर्सेस का इसका यूज़ करना होता है। इंडिया की लैंड के बारे में अगर बात करें तो वो वैरायटी है, उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स हैं। रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं? जिनको हम धरती के अलग अलग एलिमेंट जैसे कहें कि पहाड़ या प्लेट्यू जो पठार होते हैं, या प्लेन्स यानी समतल जो मैदान होते हैं, आइलैंड्स जो होते हैं, ये सब मिला के इनको रिलीफ ऑफ लैंड कहा जाता है। ये बहुत है हमारे यहाँ, जिसमें 43% जो है वो लैंड एरिया हमारा प्लेन है, एकदम समतल मैदान है। माउंटेन्स लगभग 30% एरिया को कवर करते हैं एंड 27% ऑफ एरिया इस प्लेट्यू लैंड यानी पठार है। आपने ज़रूर सुना होगा डेक्कन प्लेट्यू वगैरह, दक्कन का पठार या मालवा प्लेट्यू या छोटा नागपुर का पठार आपने पढ़ा होगा। ये सारे पठार जो हैं ये लगभग 27% धरती का यानी हमारे लैंड एरिया, इंडियन लैंड का कवर करते हैं। इसमें इसके अंदर पाए जाने वाले सारे फॉसिल फ्यूल, सारे मिनरल्स पर हमारा अधिकार होता है और हम अपने डेवलपमेंट के लिए यानी नेशनल डेवलपमेंट के लिए उनका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखें लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज जो है कुछ सर्टेन पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, जो कि हमें टिम्बर यानी इमारती लकड़ी के लिए। बाकी अगर हम उसका अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट बेनिफिट देखें तो जंगलों की वजह से, जंगल जो है एक तरह से लंग्स ऑफ अ कंट्री या लंग्स ऑफ लैंड है, क्योंकि उससे ऑक्सीजन जनरेट होती है, वो बारिश के बादलों को अट्रैक्ट करते हैं जिससे बारिश होती है। तो वैसे इनडायरेक्ट यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट यूजेस की, तो उसमें टिम्बर जो है, इमारती लकड़ी, सबसे एक ज़रूरी बिंदु है, सबसे मेन पॉइंट है। इसके अलावा
उसमें वो लैंड भी आती है जो अवेलेबल है कल्टीवेशन के लिए, जिसमें हम फसल को बोते हैं, उगाते हैं, काटते हैं, खाने के लिए, बेचने के लिए वो यूज़ की जाती है। उसको भी फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बैरन और वेस्टलैंड, यानी वो ज़मीन जो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, अनफर्टाइल है या जिस पर खेती नहीं की गई है वो, और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी किसी और चीज़ के लिए उसको यूज़ किया गया है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाई हैं, इंडस्ट्री का कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया है या रोड्स बनी हैं, तो वो यूज़ नहीं होती खेती के लिए, तो वो बाहर होती है, उससे खेती की ज़मीन से अलग काउंट होती है। फिर देखें तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड जैसे कि परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, जो घास के मैदान होते हैं जहाँ पशु पक्षी खाते हैं घास, ग्रेजिंग करते हैं, वो एग्रीकल्चरल पर्पस से यूज़ नहीं होती। तो चाहे तो उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा सकता है, पर उसे इंटेंशनली उससे दूर रखा गया है, छोड़ा गया है, या पर्टिकुलर कोई ट्री क्रॉप्स को उगाने के लिए उसे रखा गया है। और ऐसी कोई ज़मीन जो कि अनकल्टिवेटेड है फॉर मोर देन 5 ईयर्स, उसको कल्ट्यूरेबल लैंड कहते हैं, यानी जिसको 5 साल से कम जिस पर फसल नहीं उगाई गई है। इसके बाद फोर्थ आता है फैलो लैंड। ये कैसी लैंड होती हैं जिसको कम से कम एक एग्रीकल्चर ईयर से कल्टीवेट नहीं किया गया है, ना तो उसमें फसल बोई गई है, ना उगाई गई है, ना काटी गई है। और फैलो लैंड के अलावा और भी अनकल्टिवेटेड लैंड जो पिछले 5 सालों में, पिछले 5 वर्षों से उस पर कोई भी फसल नहीं उगाई गई है, और बाकी जो बचता है उसे हम एग्रीकल्चरल लैंड में लेते हैं जिसमें हम फसल उगाते हैं। उससे कहा जाता है NSA, यानी नेट सोन एरिया, यानी टोटल एग्रीकल्चरल लैंड जो कि एग्रीकल्चर इस पे की जा सकती है, उसमें से कितने भाग पर खेती की गई उसे या की जाती है, उसे नेट सोन एरिया बोलते हैं। और area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area, मतलब पूरी तरह से उसको यूज किया जाता है, फसल बोई जाती है, काटी जाती है। इसके बाद देखें हम थर्ड पॉइंट, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। क्या बताया गया है कि द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स, जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल का टाइप, यानी कि यूज ऑफ लैंड को 2 तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं। एक तो वहाँ की जलवायु कैसी है, ये भी ज़रूरी है। टोपोग्राफी यानी कहाँ अच्छी ज़मीन है, कहाँ खराब ज़मीन है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है या समतल ज़मीन है, वो भी डिपेंड करता है। सॉइल का टाइप, कहाँ कौन सी फसल अच्छी मात्रा में, अच्छे अमाउंट में उगाई जा सकती है, वो भी। और इसके साथ साथ एक और ज़रूरी फैक्टर जो इसमें है वो है पॉपुलेशन की डेंसिटी। कहाँ लोग बहुत ही ज़्यादा डेंस एरिया है, बहुत ज़्यादा कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, या बड़े एरिया में कम लोग रहते हैं, वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाती है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, यानी हमें कुछ अच्छी फसल को उगाना है, अच्छे क्रॉप्स, अच्छी यील्ड करनी है, तो हमारे पास उसको करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं। और कल्चरल और ट्रेडिशंस, क्योंकि ट्रेडिशनल खेती भी होती है कई जगह, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ फार्मर्स नए प्रयोग करने से डरते हैं, इसलिए वो पुराने पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं, भले ही उपज बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करता है कि लैंड यूज़ किस तरह से किया जा रहा है, यानी लैंड यूज़ पैटर्न जो है। हमारा जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और इसमें से अवेलेबल केवल 93% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, क्योंकि लैंड यूज रिपोर्टिंग जो है मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुली, मतलब उसको सही तरीके से अभी रिपोर्ट नहीं किया गया है कि कितनी ज़मीन का वाकई यूज़ हो पा रहा है पूरी तरह से। केवल आसाम एक एरिया है जिसका पूरा रिपोर्ट है इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के पास, और इसके अलावा कुछ जम्मू कश्मीर के एरियाज़ और कुछ पाकिस्तान और चाइना के ऑक्यूपाइड जो एरियाज़ हैं उनको भी ठीक तरह से अभी सर्वे नहीं किया गया है। यानी अगर हम बात करें हमारे 100% एरिया की, तो उसमें से केवल 93% एरिया को प्रॉपरली और अच्छी तरह से यूज़ किया जा रहा है, बाकी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है रिपोर्ट्स में। और कुछ जो है परमानेंट पास्चर्स हैं, घास के मैदान हैं, चारागाह जिसको बोलते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, इसमें उसकी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है इंडिया में, और हमारे यहाँ ये वेरी भी करता है।
जैसे अगर हम स्टेट बाय स्टेट बात करें तो पंजाब और हरियाणा जैसी जगह पर 80 से 90%, 80 to 90% लैंड को अच्छे से यूज किया जा रहा है, जबकि हम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो शायद 10 से 20% ही लैंड यूज हो पा रहा है, बाकी नहीं हो पा रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे तो वहाँ का टोपोग्राफी सही ना हो या हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट्स ना हो, जिस भी वजह से हम कह सकते हैं तो लैंड यूज पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस है अदर स्टेट्स में। इसके बाद हम देखें लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन के मेजर्स। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस। हमें अपने पूर्वजों से उन्होंने उस जमीन का यूज किया, फिर वो हमें मिली है और आगे भी हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको सेफ रखना है, ताकि केवल हमारी ज़रूरतों की पूर्ति ना हो बल्कि आगे आने वाली जनरेशन्स की आवश्यकताओं की पूर्ति भी उस ज़मीन से हो सके। इस तरह से हमें यूज़ करना है। तो 95% हमारा जो बेसिक नीड्स है फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग का, वो लैंड से ही पूरा होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या यूज़ करने की वजह से उसकी गुणवत्ता में भी कमी आई है, उनका डिग्रेडेशन हुआ है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर माइनिंग की, जहां खदानें होती है और खदानों में से चीज़ें निकाली जाती है, वहां ज़मीन को एक्सकेवेट किया जाता है, खोदा जाता है और नीचे से एक हॉलो लैंड बन जाती है। और ऊपर का वजन अगर हो तो कई बार आपने सुना होगा खदानें गिर जाती हैं, माइंस में लोग दब जाते हैं और ज़मीन भी कमज़ोर होती है, जो अर्थक्वेक का भी कारण बनता है। तो इस तरह से ओवर यूज़ की वजह से कई चीज़ें, कई प्रॉब्लम होती हैं। अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की, तो यहाँ पर जंगलों को बहुत ज़्यादा मात्रा में काटा गया है पर्सनल प्रॉफिट के लिए, ग्रीड के लिए। इस वजह से भी हमारा पूरा पैटर्न खराब हुआ है, लैंड डिग्रेड हुई है, क्योंकि आप जानते हैं जंगल ऑक्सीजन तो देते ही, ये तो इनडायरेक्ट प्रॉफिट है। बाकी अगर हम डायरेक्ट प्रॉफिट की बात करें तो जंगलों की जो पेड़ों की जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़े हुए होती हैं, तो वो सॉइल एरोजन को भी रोकती हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें, कई बार खेती करने के लिए, ज़मीन बनाने के लिए भी जंगल को ज़्यादा मात्रा में काटा जाता है। तो इसने क्या किया है, इन सब चीज़ों ने, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अधिकता ने लैंड को डिग्रेड किया है, उसकी गुणवत्ता में कमी लाया है। और इंडस्ट्रीज का लगाना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जहां लगाई जाती है वहां की जमीन भी लगभग यूज हो जाती है, वो बैरन या बेस्ट लैंड में काउंट होने लगती है। कुछ चीज़ों को हमें खुद भी रोकना चाहिए, जैसे रेगिस्तान का प्रसार, जहां डेजर्ट बढ़ते हैं, आप जानते हैं डेजर्ट थोड़ा थोड़ा हमेशा बढ़ता है। अगर वहां कटीली झाड़ियों का जंगल वगैरह लगा दिया जाए, जो कि कम पानी में जो पेड़ बढ़ सकते हैं, जो कि हम बुशेस कहते हैं जिनको, थोर्नी बुशेस, वो अगर लगा दी जाए तो शायद रेगिस्तान का प्रसार बढ़ता है। उससे भी अच्छी ज़मीन यानी उपजाऊ जो फर्टाइल लैंड है वो बची रहती है, वरना रेगिस्तान में कन्वर्ट होती जाती है, जैसा आपने राजस्थान वगैरह के एरिया में देखा या सुना होगा। तो ये जो है लैंड डिग्रेडेशन बहुत कारणों से होता है। उनके कंजर्वेशन के कई वेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रेगिस्तान को रोकने के लिए जंगल लगाया जाए, पेड़ लगाए जाएँ, और इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जो कम से कम पॉल्यूशन फैलाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके डिग्रेडेशन को रोकती हैं और उसको कंजर्व करती हैं। फाइनली ये कंजर्वेशन हमारे लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल्स की। सॉइल्स आप जानते हैं मिट्टी के बिना पेड़ पौधों का बढ़ना, खेती का होना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जहाँ की मिट्टी खराब होगी या बहुत छिड़काव से पेस्टिसाइड, इन्फेक्टिसाइड वगैरह का यूज़ करके मिट्टी को अगर ख़राब किया गया है तो वहाँ फसलें खराब होने लगती है, उसकी उर्वरक क्षमता, उसकी उपजाऊपन कम होता है, उसकी फर्टिलिटी कम होती है और वो ज़मीनें भी बैरन या वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं, अनफर्टाइल हो जाती हैं। इसमें बताया गया है कि सॉइल एक ऐसी चीज़ है जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं। ये मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं धरती के सपोर्ट करता है उनको, जैसे हम भी हैं। सॉइल is a living system. It takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. कई लाखों वर्ष लगते हैं कुछ सेंटीमीटर मोटाई की मिट्टी की परत बनने में, जिसमें हम फसल लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, और इसके लिए बहुत सारे नेचुरल चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। कंट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में कई चीज़ें हैं, चाहे वो सनलाइट हो, वाटर हो, ये सारी चीज़ें भी उसको असर करती हैं। हमारे यहाँ on the basis of factors responsible for soil formation,
color, thickness, texture, age, chemical and physical properties. The soils of India are classified in different types. कुछ चीज़ों के आधार पर, उनकी उपजाऊपन यानी फर्टिलिटी के आधार पर, उनकी थिकनेस या कलर के आधार पर, उनके टेक्सचर के आधार पर उनके टाइप बनाए गए हैं, जिनको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स कहते हैं। इंडिया में काफ़ी सारे मैंने आपको बताया रिलीफ फीचर्स हैं, कहीं समतल मैदान है, कहीं पठार है, प्लेट्यू हैं, कहीं माउंटेनस एरिया है। तो इस तरह से ये भी अलग अलग मिट्टी क्यों है, इसका एक कारण बनता है, एक कॉज बनता है। अब हम कुछ बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की, हम इसको आगे के पार्ट में कवर करेंगे इसके डिटेल, मगर मैं आपको एक जनरल इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारे यहाँ मिट्टियों के कई प्रकार है, जिसमें सबसे प्रमुख है एलुवियल सॉइल, जिसको हम हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये सबसे उपजाऊ होती है और मेनली ये नॉर्दर्न प्लेन्स में होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स आप जानते ही हैं, जिसमें गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए जो मैदान हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाते हैं। कुछ हिस्सा इसका राजस्थान और गुजरात में भी है। बाकी इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिगर साइज के होते हैं। इन्हें बांगर और खादर दो नाम से जाना जाता है, मतलब इनमें भी फिर सब टाइप्स होते हैं, इसके बारे में आगे देखेंगे। इसके अलावा ब्लैक सॉइल होती है, जिसको आप काली मिट्टी कहते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि ये नमी को बरकरार रखती है और कपास जैसी फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है ब्लैक सॉइल। इसके बाद रेड और येलो सॉइल आप जानते ही होंगे। फिर एक लेटराइट मिट्टी होती है, लेटराइट सॉइल। फिर एरिड सॉइल होती है, एरिड सॉइल जो सूखी बंजर टाइप की होती है, खुरदुरी होती है। बाकी फॉरेस्ट सॉइल होती है। ये टाइप्स ऑफ सॉइल्स होते हैं, इनके फायदे, नुकसान और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस पर हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। और साथ ही साथ सॉइल के इरोजन और कंजर्वेशन की, उसका क्षरण कैसे होता है और उसका संरक्षण कैसे किया जाए, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट चैप्टर अगले पार्ट में कवर हो जाएगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।